21वीं सदी में लोग अक्सर स्थानांतरण शब्द का उल्लेख करते थे। हालांकि उनमें से अधिकांश केवल कल्पना मात्र थे और उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। कम से कम केन ली ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ऐसी अद्भुत बात घटित होगी। इसके अलावा वह अविनाशी राजवंश का 9वां राजकुमार बनने के लिए देहांतरित हो गया था। उनका जन्म राजपरिवार में हुआ था और उनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि यह एक प्रकार का भाग्य था। एक कॉलेज छात्र जो स्नातक होने के बाद बेरोजगार था, राजवंश का राजकुमार बनने के लिए देहांतरित हो गया था। इसे किसी भी नजरिए से देखें, किन ली को फायदा ही हुआ था। यद्यपि 9वें राजकुमार को लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, हालांकि इससे किन ली को वैभव और धन का जीवन जीने का अवसर भी मिल सकता है। यदि वह पसंद नहीं किया गया तो ऐसा ही हो। किन ली को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। एक बेफिक्र राजकुमार बनना ही बेहतर था। हालांकि किन ली बेफिक्र रहना चाहता था, लेकिन दूसरे लोग ऐसा नहीं सोचते थे। वे उससे निपटने के तरीके सोच रहे थे। किन ली 1 महीने से भी कम समय पहले इस दुनिया में आई थी। अनफॉलन राजवंश के सर्वोच्च शाही आदेश ने किन ली को सीधे युवानजियांग शहर में पदावनत कर दिया। फिर किन ली को सीमा पर पदावनत करने के लिए एक और शाही आदेश जारी किया गया। अटूट शाही व्यवस्था। मैंने सुना है कि पदावनत राजकुमार किन ली सरकारी कामकाज में अच्छे नहीं थे। उनके शासन में युवानजियांग शहर में डाकुओं का बोलबाला था, जिससे उनके शासन के अधीन लोग शिकायत करते थे। मैं इतना क्रोधित हूं कि मैं अपने 9 बेटों किन ली को आदेश देने के लिए यह शाही आदेश जारी करता हूं कि वे आधे महीने में राजवंश की सीमा पर जाएं और दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में 3 साल तक काम करें। उद्धरण चिन्ह। प्रथम राजकुमार बहुत अधीर है। मैं अभी युवानजियांग शहर में पहुंचा हूं और वह मुझे भगा देना चाहता है। वह शाही व्यवस्था का खुलेआम दुरुपयोग कर रहा है। क्या वह सोचता है कि राजवंश के सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी अंधे हैं? एक सरल और सुरुचिपूर्ण अध्ययन कक्ष में किन ली, जो एक सफेद वस्त्र पहने हुए थे और एक युवा स्वामी की तरह कपड़े पहने हुए थे, अपने हाथ में एक शाही आदेश के साथ खेल रहे थे और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। अगर कोई ध्यान से देखे तो किन ली की आंखों में तीव्र अनिच्छा और क्रोध के साथ साथ एक भेदी हत्या का इरादा भी भरा हुआ था। शाही राजधानी के लोग कहते हैं कि 9वां राजकुमार अज्ञानी और अयोग्य है, लेकिन कौन जानता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। बिना शक्ति या प्रभाव के और अपनी मां के परिवार से किसी भी पृष्ठभूमि के बिना यदि वह एक सुखवादी राजकुमार नहीं बन सकता है, तो वह केवल एक मृत आत्मा राजकुमार ही हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। किन ली ने आह भरी अपने हाथ में रखे शाही आदेश को मेज के चॉपिंग बोर्ड पर फेंक दिया और झपकी लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। एक क्षण के लिए अध्ययन कक्ष में सन्नाटा छा गया। हवा सिंदूरी खिड़की के पास से गुजरी, जिससे उसके पत्ते हिल रहे थे। रात की हवा ठंडी थी, लेकिन उससे भी अधिक ठंडा था मानव हृदय। प्रथम राजकुमार, क्या आप मुझ जैसे बेकार राजकुमार को बर्दाश्त नहीं कर सकते? काफी देर बाद किन ली ने अपनी आधी बंद आंखें खोली और बुदबुदाया। युवा स्वामी, इन लोगों ने आपका इस तरह अपमान करने का साहस किया। रुकिए, जब तक मैं शाही राजधानी तक वापस नहीं पहुंच जाता और उन सभी को मार नहीं डालता। अचानक किन ली के पास एक दृढ़ और शक्तिशाली आवाज सुनाई दी। पता चला कि किन ली के बगल में एक ठंडा आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा चाकू छेनी जैसा था। उन्होंने लंबी आस्तीन वाली काली पोशाक पहन रखी थी, जिससे वे रात में पूरी तरह घुल मिल गए, जिससे दूसरों के लिए उन्हें पहचानना असंभव हो गया। अगर यह व्यक्ति न बोलता तो आम लोगों का ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं जाता। वह मानो रात का अवतार था। जो कोई भी यंग मास्टर का अपमान करता है वह मेरा दुश्मन है। मैं यंग मास्टर के लिए रास्ता साफ करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाई या की आवाज शक्तिशाली थी और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। हालांकि किन ली उनकी बातों से संतुष्ट थी। बाई या उसकी अधीनस्थ थी। उसे कभी भी विश्वासघात की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। बाई, हाँ, मैं निश्चित रूप से प्रथम राजकुमार को मार डालूंगा, लेकिन अभी नहीं। हालांकि किन ली ने अपना सिर हिलाया और बाई या के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। अब हमारा प्रतिद्वंद्वी प्रथम राजकुमार नहीं, बल्कि ब्लैकविंड बैंडिट्स है। ब्लैकविंड बैंडिट्स युवानजियांग शहर के आसपास डाकुओं का सबसे बड़ा समूह है। साथ ही वे युवानजियांग शहर की शांति भंग करने वाले मुख्य अपराधी भी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रथम राजकुमार मुझ पर इसका दोष मढ़ेंगे। किन ली जानता था कि बेजाय उसकी रक्षा के लिए उत्सुक है, इसलिए उसने ये कहा, लेकिन अब उनका मुख्य प्रतिद्वंद्वी बड़ा राजकुमार नहीं है। ये डाकू सचमुच बहुत घिनौने हैं। वे मुझसे सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं करते। इसके बजाय वे मेरी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर युवानजियांग शहर के आसपास के गांवों में उत्पात मचाते हैं। यदि मैं उनकी मान न खोज पाता तो मैं उन्हें मिटा देता। बाई या ने घृणा से कहा। यह स्पष्ट था कि वह अभी भी ब्लैकविंड बैंडिट्स से नाराज था। वे डाकू हैं, परेशान करना ही उनका सबसे अच्छा काम है। इसके अलावा ब्लैकविंड बैंडिट्स इस क्षेत्र में सबसे अच्छे हैं। स्वाभाविक रूप से वे हमसे सीधे तौर पर नहीं लड़ेंगे। हालांकि हम उन्हें लुभाने और उनका सफाया करने का अवसर ले सकते हैं। किन ली की नजरें उस आदेश पर पड़ी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। युवा मास्टर बुद्धिमान है, बाई या ने प्रशंसा की। बाई या, तुम अभी इस दुनिया में आए हो। अब तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम है अपनी ताकत वापस पाना। ब्लैकविंड बैंडिट्स को खत्म करने में आप मुख्य शक्ति हैं। किन ली ने विषय बदल दिया और बाई या की चोटों के बारे में बात की। युवा गुरु, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मुझे इस शरीर की आदत हो चुकी है। 3 दिनों में मैं इसकी आदी हो जाऊंगी, बाई या ने उत्तर दिया। बहुत बढ़िया। किन ली बहुत खुश हुआ। वह बाई या की ताकत जानता था। बाई या जब अपने चरम पर था तो वह भयानक रूप से शक्तिशाली था। बाई या के इस दुनिया में आने के बाद उसका भौतिक शरीर पुनः निर्मित हो गया था और उसकी शक्ति अपने निम्नतम स्तर पर थी। इस दौरान वह कठिनाइयों का सामना कर रहा था और किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। वह बस बाई या के पूरी तरह से स्वस्थ होने का इंतजार कर रहा था। जब किन ली ने सुना कि बेजाय 3 दिनों में पूरी तरह से अपनी ताकत वापस पा लेगा तो वह खुश क्यों न हो। हालांकि इस दुनिया में आने के बाद मैं सेंगोन ज़ाकुरा की आवाज सुनने में असमर्थ था। यदि आप उसका असली नाम भी पुकारे तो भी आप उसे समझा नहीं पाएंगे। बाई या ने अपना सिर हिलाया और कहा। किन ली ने भौहें चढ़ाई और बाई जाय से पूछा, तुम तो प्राइमल डिसिफर भी नहीं कर सकती। हाँ, और मेरा आध्यात्मिक दबाव भी अधिकारी स्तर तक दबा दिया गया है। बया ने थोड़ा सिर हिलाकर जवाब दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टम ने यह दिखाया, किन ली ने धीमी आवाज में भौहें चढ़ाते हुए कहा। उस दिन जब पहली बार सिस्टम स्क्रीन सामने आई तो उन्हें लगा कि उन्हें कोई भ्रम हो रहा है। भैया के प्रकट होने तक ही उसे इन सब बातों पर विश्वास हुआ। जब किन ली ने सिस्टम इंटरफेस का नाम बताया तो उसने सहजता से इंटरफेस को देखा। मेजबान किन ली। साधना अर्जित 5वां चरण। अनुभव 0/100। मार्शल आर्ट 1 किंगलिंग तकनीक उच्च मानव ग्रेड प्रवेश। 2 स्वर्ग में ऊंची तलवारबाजी मध्य मानव ग्रेड प्रवेश। गुप्त तकनीक कोई नहीं। दिव्य क्षमता कोई नहीं। खजाना कोई नहीं। वधन कोई नहीं। मिशन 1 अनफॉलन राजवंश के सबसे बड़े राजकुमार को मार डालो। कठिन मिशन। वर्णन शाही परिवार के सदस्य के रूप में अनफॉलन राजवंश के सबसे बड़े राजकुमार ने मेजबान को बार बार फंसाया है। मेजबान को उसका नाम सुधारने के लिए इस व्यक्ति को मार देना चाहिए। पुरस्कार वांग जुनलॉन तलवार। 2 ब्लैकविंड डाकुओं का सफाया आसान मिशन। वर्णन ब्लैकविंड डाकू मेजबान के इलाके की शांति भंग कर रहे हैं। मेजबान को इन दुष्ट लोगों का सफाया कर देना चाहिए और लोगों को शांति से रहने देना चाहिए। इनाम बुलाने का एक मौका।
सर्वोच्च विजय प्रणाली, ये किन्ही के शरीर पर मौजूद सिस्टम का नाम था। जैसा कि नाम से ही जाहिर था, इस सिस्टम का उद्देश्य किन्ही को दुश्मन पर विजय पाने, सब कुछ जीतने और सभी लोगों पर विजय पाने में मदद करना था। सर्वोच्च विजय प्रणाली का सबसे बड़ा कार्य सभी प्रकार के पात्रों को बुलाना था ताकि वह सब कुछ जीतने में उसकी मदद कर सके। ये पात्र उन एनीमे से आ सकते हैं जिन्हें किन्ही ने अपने पिछले जीवन में देखा था, या यहाँ तक कि उन पुस्तकों से भी आ सकते हैं जिन्हें उसने अपने पिछले जीवन में पढ़ा था। किन्ही को सर्वोच्च विजय प्रणाली का रहस्य पहले ही पता चल चुका था। भैया को सर्वोच्च विजय प्रणाली के जरिए बुलाया गया था। चरित्र भैया कुमु, पहचान मृत्यु देवता, विश्व के 12वें डिवीजन, 6ठे डिवीजन के कप्तान। क्षेत्र कप्तान, कमजोर राज्य। हथियार सेंगुन साकुरा, निद्रित अवस्था। कौशल उथला प्रहार, चुनपो किडो। प्रतिभा ए। किन्ही की नजरें बाया के गुण इंटरफेस पर पड़ी और उसकी स्थिति पर केंद्रित हो गई। कमजोर अवस्था, जिसे खोला नहीं जा सकता। क्या यही स्वर्गीय दाव का दमन है जिसका जिक्र सिस्टम में किया गया था? किन्ही ने सिस्टम के शब्दों के बारे में सोचा। बाया को बुलाते समय सिस्टम ने कहा कि क्योंकि बाया की मूल दुनिया इस दुनिया की खेती के साथ संघर्ष में थी, इसलिए इसने स्वर्गीय दाव के दमन का उत्पादन किया। हालांकि सिस्टम की क्षमता के कारण इसने दमन को समाप्त कर दिया, लेकिन इससे भैया की ताकत भी बहुत कम हो गई और उसे फिर से खेती करने की आवश्यकता पड़ी। किन्ही को इसकी परवाह नहीं थी। भैया की प्रतिभा और कप्तान स्तर तक उसकी पिछली साधना के साथ कप्तान स्तर को बहाल करना बहुत आसान होगा। वध बिंदु, चाहे वह उसकी ताकत में वृद्धि हो या बाया की ताकत की वसूली हो, वे सभी इन वध बिंदुओं पर निर्भर थे। सिस्टम ये कैसे निर्धारित करता है कि मैं जिस जीव को मार रहा हूं वही उत्कृष्ट जीव है? किन्ही ने पूछा। कृपया स्वयं अन्वेषण करें। उसके बाद सिस्टम ने किन्ही को अनदेखा कर दिया। किन्ही बेबसी से मुस्कुराया। किसी कारण से सिस्टम ने उसे कभी यह नहीं समझाया कि उच्च श्रेणी के जीवन रूपों का निर्धारण कब किया जाता है। किन्ही हत्या के खिलाफ नहीं था, खासकर जब बात उसके दुश्मनों की हो। वह दया नहीं दिखाता था, लेकिन जब वह इस दुनिया में आया तो ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी हत्याएं नहीं की थी। उसने अपनी ताकत से डाकुओं के एक समूह का वध किया था। डाकुओं के उस समूह में कुल 10 लोग थे, लेकिन उन्होंने उसे एक भी वध स्थल उपलब्ध नहीं कराया। किसी को यह जानना था कि उसके समान साधना स्तर वाला एक डाकू था, लेकिन उसने किन्ही को एक भी वध बिंदु नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उन जन्मजात अवस्था योद्धाओं को, जिन्होंने अपने जीवन का सार बदल लिया था, श्रेष्ठ जीवन रूप माना गया हो? किन्ही का चेहरा थोड़ा बदसूरत था। उसकी ताकत के सामने एक जन्मजात योद्धा को चुनौती देना मौत को दावत देने के बराबर था। जब तक बाइया ने आक्रमण नहीं किया तब तक एक इनिट स्टेज योद्धा को हराना या मारना संभव था। बाइया की ताकत के साथ, यहाँ तक कि ज़ेनपाकुटो की मदद के बिना भी, उसकी ताकत एक सहज चरण योद्धा से कमजोर नहीं होनी चाहिए। किन्ही की आंखें चमक उठी और उन्होंने जल्दी से पूछा, सिस्टम, क्या मैं स्लॉटर पॉइंट प्राप्त कर सकता हूँ यदि बाइया एक कुलीन जीवन रूप को मार देती है? नहीं, सिस्टम की ठंडी यांत्रिक आवाज ने किन्ही के दिल की खुशी को बुझा दिया। आह, मुझे पता था कि यह इतना आसान नहीं था। किन्ही थोड़ा निराश हुआ और धीरे से बोला, यदि स्लॉटर पॉइंट्स प्राप्त करना इतना आसान होता तो सिस्टम में ये स्लॉटर पॉइंट्स इतने मूल्यवान नहीं होते। सिस्टम में अधिकांश कार्यों को स्लॉटर पॉइंट्स द्वारा सक्रिय करने की आवश्यकता थी। पति जी, बहुत देर हो गई है, आप आराम क्यों नहीं कर रहे हैं? जब किन्ही अभी भी सोच रहा था तो दरवाजे के बाहर से एक अत्यंत कोमल और सुखद महिला आवाज ने उसे पुकारा। यह आवाज बेहद मनमोहक और मधुर थी, यहाँ तक कि किन्ही का दिल भी धड़कने से खुद को रोक नहीं पाया। पति, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अध्ययन कक्ष के बाहर वह धीमी आवाज अभी भी धीरे से पुकार रही थी। अंदर आए। आवाज सुनकर किन्ही के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन उसकी आंखें चमक उठी। चरमराहट। अध्ययन कक्ष का दरवाजा खोला गया और एक सुंदर आकृति अंदर आई। किन्ही ने अपनी नजरें थोड़ी ऊपर उठाई और सामने आए व्यक्ति को घूरने लगी। वह एक जवान लड़की थी। उसने बर्फ सफेद रंग का एक लबादा पहना हुआ था जो उसके सुडौल शरीर पर लिपटा हुआ था। उसका कामुक शरीर साफ दिखाई दे रहा था। ऊपर देखते हुए वह नाजुक चेहरा, बड़ी धुंधली आंखें, सीधी नाक और थोड़े खुले चेहरी होंठ लोगों को वहां से जाना भूल जाने पर मजबूर कर देते थे। जो कोई भी उसे देखता प्रशंसा से कहता, क्या अद्वितीय सौंदर्य है। हालांकि किन्ही के चेहरे पर उदासीनता थी। उसने आने वाले व्यक्ति की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। पति। जैसे ही इस युवा लड़की ने अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया, उसने एक हल्की चीख मारी और सुगंधित हवा के झोंके के साथ तेजी से किन्ही की ओर चल पड़ी। ये इधर मत आना, किन्ही ने कहा और युवा लड़की को रोक दिया। मेरे पति। युवा लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें झपकाई और किन्ही को असमंजस से देखा। बताओ, तुम कौन हो? तुम यही होने का नाटक क्यों कर रही हो? किन्ही की आंखें गहरी थी और उसकी गहरी आंखें बिना किसी भावना के युवा लड़की को देख रही थी। मेरे पति, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी उपपत्नी लियू यी हूँ। क्या आप मुझे नहीं पहचानते? जवान लड़की की बड़ी बड़ी आंखें अचानक धुंध की परत से ढक गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोने वाली है, जिससे किन्ही का दिल दुख गया। हालांकि किन्ही जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसकी आंखों की रोशनी और भी ठंडी होती गई। उसके सामने खड़ी महिला उसकी उपपत्नी लियू यी जैसी ही दिख रही थी। ये भी कहा जा सकता है कि वह बिल्कुल वैसी ही दिखती थी। हालांकि वह लियू यी नहीं थी। यी के पास कोई चिकित्सा कौशल नहीं है। युवा ने जियांग शहर में यह अफवाह कि यी चिकित्सा कौशल में अच्छी है, बस एक अफवाह है जो उसे जुए की मदद से मिली है, किन्ही ने धीरे से कहा। जब वह व्यक्ति पहली बार अंदर आया तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसने उससे बात करने की कोशिश की। उसे और भी यकीन हो गया कि यह व्यक्ति लियू यी नहीं है। मैं समझ गया, इसीलिए मेरी पहचान उजागर हुई। जब किन्ही ने उसकी पहचान देखी तो वह व्यक्ति बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि उसने किन्ही को दिलचस्पी से देखा। लोग कहते हैं कि अनफॉलन रॉयल फैमिली का 9वां राजकुमार एक प्लेबॉय है। वह अज्ञानी और अयोग्य है। वह अनफॉलन रॉयल फैमिली के लिए कलंक है। हालांकि इस अंतर्दृष्टि और साहस के आधार पर मेरी राय में वह जिद्दी और आत्मविचारशील प्रथम राजकुमार से कहीं अधिक मजबूत है। वह व्यक्ति किन्ही की बहुत प्रशंसा करता था। उसने किन्ही को देखा और उसकी प्रशंसा की। तो मुझे आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद देना होगा। किन्ही ने शांति से उस व्यक्ति को देखा। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 9वें राजकुमार को मेरी पहचान पता चल जाएगी। ये व्यक्ति जो 100 फूलों का सज्जन था, अपनी भौहें उठाकर आश्चर्यचकित हो गया। सदैव बदलते रहने वाले 100 फूलों वाले सज्जन का नाम कौन नहीं जानता। अनफॉलन राजवंश में ये लंबे समय से कहा जाता रहा है कि 100 फूलों वाला सज्जन विशेष रूप से एक महिला होने का नाटक करने में माहिर है। किन्ही ने शांति से कहा, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद 9वें राजकुमार। बाइहुआ लांगाजुन ने हल्की मुस्कान के साथ सहमति जताई, मानो उसने किन्ही के शब्दों में उपहास को नोटिस ही नहीं किया हो। मैंने नहीं सोचा था कि प्रथम राजकुमार फूलों के राजकुमार को मुझ जैसे घटिया इंसान से निपटने के लिए आमंत्रित करेंगे। किन्ही का स्वर अभी भी धीमा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा फूटने वाला था। प्रथम राजकुमार। अनफॉलन राजवंश ने पहले ही उसे सीमा पर सेना में सेवा करने का आदेश दिया था, लेकिन अब वे उसे मारने के लिए लोगों को भेज रहे थे। क्या उसे यह डर नहीं था कि कोई उसे देख लेगा और उच्च अधिकारियों को उसकी शिकायत कर देगा? किन्ही की आंखों में ठंडी चमक आ गई। उसने अपनी मुठ्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि उसकी कलाइयों की नसें उभर आईं। वह बस सतर्कता बरत रहा है। हालांकि प्रथम राजकुमार की सतर्कता अकारण नहीं है। ये वास्तव में अप्रत्याशित है कि 9वें राजकुमार का एक अधीनस्थ आदिम क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। बहुआ लांगाजुन ने जिज्ञासा से किन्ही को ऊपर से नीचे तक देखा।
अध्ययन कक्ष में कदम रखने से पहले उसकी मुलाकात बाइया से हुई थी, जो अभी अभी अध्ययन कक्ष से बाहर निकली थी। स्वाभाविक रूप से उसने बाइया की ताकत को महसूस कर लिया था। 9वां राजकुमार, जो हमेशा से एक प्लेबॉय रहा था और जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, उसके साथ एक आदिम क्षेत्र का योद्धा था।